Okay, Fraser formula is valid as long as the loads are small enough that the material remains within its elastic range. Fraser formula हम सिर्फ उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस जो है वो लीनियर इलास्टिक रेंज के अंदर रहें। अगर लोड इतने ज़्यादा हो जाएं कि स्ट्रेसेस जो लीनियर इलास्टिक रेंज से ज़्यादा हो जाए तो हम फ्लेजरल फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल स्टील के केस में इस जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। अगर स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाएगी तो मटेरियल जो है वो लीनियर इलास्टिक रेंज से बियॉन्ड जो है वो चला जाएगा, प्लास्टिक रेंज में चला जाएगा। तो उस केस में फिर हम फ्लेजरल फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो फ्लेजरल फार्मूला अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि जो स्ट्रेस है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है एफ मैक्स, वो एफ वाई से मीन्स यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा ना हो, और बेंडिंग मोमेंट जो है वो एम वाई से ज़्यादा ना हो। एम वाई क्या है? एम वाई इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू एफ वाई मल्टीप्लाई बाई एस एक्स। प्रीवियसली हमने जो फ्रेजरल फार्मूला की सेकंड फॉर्म जो पढ़ी थी सेक्शन मॉडल्स वाली, उसी को अगर हम रीअरेंज करके लिखें, मैक्सिमम एम को एम वाई से रिप्लेस कर दें तो एफ वाई जो स्ट्रेस है वो एफ वाई के इक्वल हो जाएगी, और एस एक्स जो है वो इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेसिकली हमें कैपेसिटी मिल रही है। इतनी बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इतनी बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेसेस जो है वो एफ वाई के इक्वल होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। वेयर एम वाई इज द बेंडिंग मोमेंट दैट ब्रिंग्स द बीम टू द पॉइंट ऑफ यील्डिंग। मीन्स अगर हम इतनी मोमेंट अप्लाई करते हैं तो बीम जो है वो एक्सट्रीम फाइबर्स जो हैं वो यील्डिंग के पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। In figure on next slide, a simply supported beam with a concentrated load at mid-span is shown at successive stages of loading. Okay, हमने simply supported beam with concentrated point load at mid-span consider की है। उसके ऊपर जो loading है वो हमने डिफरेंट स्टेजेस लोडिंग की कंसिडर की है। मिनिमम से मैक्सिमम लोड तक हम जो है वो उसकी डिफरेंट स्टेजेस को जो स्टडी करते हैं। ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर मिड स्पैन पे एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है। इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से होगी। ओके, स्टेज ए पे जो लोड है वो इस तरह से है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है एक्सट्रीम फाइबर के अंदर वो यील्ड स्ट्रेस से कम है। मीन्स मटेरियल जो है वो लीनियर इलास्टिक रेंज के अंदर है। लोड की वैल्यू हमने इतना लोड अप्लाई किया है कि इसकी वजह से जो स्ट्रेस है, फ्लेजल स्ट्रेस एक्सट्रीम फाइबर्स में, वो एफ वाई से कम है। जबकि जो बी स्टेज है इसके अंदर लोड को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है। इतना इंक्रीज किया है कि एक्सट्रीम फाइबर्स की जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो गई है। स्टेज बी में हमने लोड को इतना जो वो इंक्रीज कर लिया है कि जो एक्सट्रीम फाइबर्स की स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो गई है। स्टेज ए में एक्सट्रीम फाइबर की स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस से कम थी, स्टेज बी में ये स्ट्रेस इक्वल हो गई है यील्ड स्ट्रेस के। ओके, सी स्टेज में हमने और लोड थोड़ा सा इंक्रीज किया है। अब चूँकि स्टेज बी के अंदर जो एक्सट्रीम फाइबर्स थे उनमें स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो गई थी। अब इससे ज़्यादा अगर हम इंक्रीज करते हैं लोड को तो जो यील्डिंग है, मीन्स इस केस में बी स्टेज तक सिर्फ एक्सट्रीम जो लेयर है वो सिर्फ यील्ड उसमें यील्डिंग प्रोड्यूस हुई है। बाकी जो लेयर्स हैं उनमें स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से कम है। अगर हम बी स्टेज से बियॉन्ड इंक्रीज करते हैं लोड, इसलिए यहाँ पे स्टेज सी के अंदर हम जो है लोड को इंक्रीज किया हमने, तो यील्डिंग जो है वो एक्सट्रीम फाइबर से के अलावा जो एक्सट्रीम फाइबर के अलावा जो दूसरे फाइबर्स हैं वो भी उनमें भी यील्डिंग प्रोड्यूस हो गई है। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस सिर्फ एक्सट्रीम फाइबर्स की स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के इक्वल थी, लेकिन स्टेज सी में स्ट्रीम फाइबर के अलावा ये यहाँ तक जितने भी फाइबर्स हैं उन फाइबर्स की स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो गई है। मीन्स यील्डिंग जो है वो पेनिट्रेट कर रही है टुवर्ड्स न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे इस केस में यील्डिंग सिर्फ एक्सट्रीम जो लेयर्स हैं टॉप और बॉटम उन लेयर्स में थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम उससे और ज़्यादा लोड इंक्रीज किया है तो यील्डिंग या वो इनवर्ड डायरेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस की तरफ पेनिट्रेट कर रही है, दोनों साइड्स पे, टॉप साइड पे भी और बॉटम साइड पे भी।
तो यहाँ पे स्टेज की जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो जिस तरह से होगी, जितनी लेयर्स के अंदर यील्डिंग हो चुकी है वहाँ पे स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के इक्वल होगी, और बाकी के जो लेयर्स हैं न्यूट्रल एक्सिस तक उनमें लीनियरली डिक्रीज हो रही होगी, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होगी। और उसके बाद अगर हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ जो ब्लैक आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये बेसिकली यील्डिंग को शो कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ सेंटर जो पोर्शन था, जिस सेक्शन था जिसपे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम थी, ये वाला पॉइंट, सिर्फ उस पॉइंट के अंदर जो है वो एक्सट्रीम फाइबर्स में यील्डिंग हो रही है। लेकिन स्टेज सी के अंदर यील्डिंग जो है वो एक सेक्शन पे अंदर की तरफ भी पेनिट्रेट कर रही है, और लेटरल डायरेक्शन में भी डिफरेंट क्रॉस सेक्शन जो है वो अंडर यील्डिंग आ रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ये सेंटर वाला जो क्रॉस सेक्शन है इस पे मैक्सिमम यील्डिंग है, मीन मैक्सिमम फाइबर्स जो वो यील्ड कर गए हैं। लेकिन लेटरली जब आप मूव कर रहे हैं किसी भी एक साइड पे, तो क्रॉस सेक्शंस के अंदर यील्डिंग जो है वो बाकी क्रॉस सेक्शंस के एक्सट्रीम फाइबर्स के अंदर भी यील्डिंग प्रोड्यूस हो रही है। मीन ये जो एक्सट्रीम फाइबर्स की यील्डिंग थी वो पेनिट्रेट कर रही है न्यूट्रल एक्सिस की तरफ, और ये यील्डिंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी जो है वो फैल रही है। तो डी डी पॉइंट के ऊपर जो सेंट्रल क्रॉस सेक्शन है, जो मिड स्पैन का क्रॉस सेक्शन है, वो टोटली जो है वो उसके टोटल जो है वो क्रॉस सेक्शन यील्ड कर गया यहाँ पे। तो यील्ड जो सारे फाइबर्स के अंदर जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो गई है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सेंटर पे टोटल क्रॉस सेक्शन जो है वो यील्ड कर गया, जबकि यहाँ पे अगर आप क्रॉस सेक्शन जो है वो कंसिडर करते हैं तो यहाँ तक के फाइबर्स और बॉटम से यहाँ तक के फाइबर्स जो है वो यील्ड कर रहे हैं। तो जितना आप लोड इंक्रीज करते रहेंगे जो यील्डिंग है वो बाकी क्रॉस सेक्शंस के अंदर जो वो पेनिट्रेट करती रहेगी। तो ये जो स्टेज है स्टेज डी, ये मैक्सिमम लोडिंग है। इसके अलावा इससे ज़्यादा अगर आप लोडिंग इंक्रीज करेंगे तो बीम जो वो क्लैप्स कर जाएगी। तो ये मैक्सिमम स्टेज है लोडिंग की जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं किसी बीम के ऊपर। और इस केस में जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस सिर्फ एक्सट्रीम फाइबर्स में थी, अब वो पेनिट्रेट कर चुकी है न्यूट्रल एक्सिस तक। मीन बाकी के जो बाकी की जो लेयर्स हैं न्यूट्रल एक्सिस तक वो सारी की सारी यील्ड कर चुकी हैं। Once yielding begins, the distribution of stress on the cross section will no longer be linear, and yielding will progress from the extreme फाइबर टुवर्ड्स द न्यूट्रल एक्सिस। जब यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे बी स्टेज पे यील्डिंग स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर नहीं रहेगी जिस तरह यहाँ पे लीनियर थी, बल्कि यील्डिंग जो वो पेनिट्रेट करना शुरू हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस की तरफ। इस तरह यहाँ पे यील्डिंग जो है वो न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जो वो पेनिट्रेट करना शुरू करेगी। At the same time, the yielding region will extend longitudinally from the center of the beam. ओके, और इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी यील्डिंग जो है वो जो एक्सटेंड हो रही है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, बीम का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलॉन्ग भी यील्डिंग जो है वो एक्सटेंड हो रही है। These yielded regions are indicated by dark areas। जो डार्क एरियाज हैं यहाँ पे ये आपको ये yielded regions हैं जहाँ पे टोटल क्रॉस सेक्शन डार्क है, इसका मतलब है टोटल क्रॉस सेक्शन यील्ड कर गया। जहाँ पे कुछ पोर्शन जो है वो डार्क है, इसका मतलब है उतने फाइबर्स जो हैं वो यील्डिंग जो उतने फाइबर्स के अंदर यील्डिंग जो प्रोड्यूस हुई है। फिगर सी के अंदर यील्डिंग जो पेनिट्रेट कर रही है वेब के अंदर, ठीक है, वेब के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, और डी में डी स्टेज पे तो पूरा वेब जो है वो यील्ड कर गया। तो यहाँ पे डी स्टेज की जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस तरह से होगी। इन फिगर डी द एंटायर क्रॉस सेक्शन हैज यील्डेड। डी जो फिगर है डी स्टेज पे पूरा क्रॉस सेक्शन यील्ड कर गया। द एडिशनल मोमेंट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बीम फ्रॉम स्टेज बी टू स्टेज डी इज 10 to 20% ऑफ द यील्ड मोमेंट एम वाई फॉर डब्ल्यू शेप्स। डब्ल्यू शेप्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो जो एडिशनल मोमेंट है जो कि बी स्टेज से डी स्टेज तक हमें बीम को लाने के लिए अप्लाई करनी पड़ी है, वो 10 to 20% है, ज़्यादा है यील्ड 10 to 20% है यील्ड मोमेंट का। जो एम वाई है जो कि एम वाई वो मोमेंट है जो सिर्फ एक्सट्रीम फाइबर्स में यील्डिंग प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। जो एडिशनल मोमेंट है जो कि डी स्टेज तक लाने के लिए ज़रूरी है वो 10 to 20% है एम वाई के।
डब्ल्यू शेप्स को अगर हम यूज़ करते हैं। व्हेन स्टेज डी हैज़ बीन रीच्ड एनी फर्दर इंक्रीज इन द लोड विल कॉज कोलैप्स। अगर हम डी स्टेज के बाद और लोड इंक्रीज करते हैं तो बीम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि पहले ही पूरा क्रॉस सेक्शन यील्ड कर चुका है। अब इससे ज़्यादा अगर हम लोड अप्लाई करेंगे तो बीम जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। Since all elements in the cross section have reached the yield plateau of the stress strain curve, क्योंकि सारे क्रॉस सेक्शन जो है yield पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, तो अगर इससे ज़्यादा आप स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो बीम जो वो collapse कर जाएगी। A plastic hinge is said to have formed at the center of the beam. जी वही नवाज, कोई इशू है आपको? वही नवाज, आप ये कुछ लाइनें वगैरह लगा रहे हैं, कोई इशू है आपको? क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, यहाँ पे जब क्रॉस सेक्शन टोटल यील्ड कर गया, तो यहाँ पे इस केस में हम जब इसको प्लास्टिक हिंज जो है कंसिडर करते हैं, जो हिंज इंटरनल हिंज कनेक्शन होता है जो आपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे उसी उसी तरह का एक फिनोमेना जो है, उसी तरह की हिंज हिंज जो है वो प्रोड्यूस होगी। मीन यहाँ पे चूँकि सारा क्रॉस सेक्शन यील्ड कर गया, तब यहाँ पे एक फ्री रोटेशन जो है वो अलाउ हो जाएगी। A plastic hinge is said to have formed at the center of the beam, and the hinge along with the actual hinges at the end of the beam constitute an unstable mechanism. तो अगर यहाँ पे भी hinge प्रोड्यूस हो जाए सेंटर पे, क्योंकि दोनों एंड्स जो हैं वो पिन कनेक्टेड हैं, एक तरफ रोलर सपोर्ट है, दूसरी तरफ पिन कनेक्शन है, तीनों एंड्स जो हैं वो पिन कनेक्टेड हैं, मीन्स फ्री टू रोटेट हैं। तो अगर सेंटर पे भी यहाँ पे भी हिंज प्रोड्यूस हो जाए, रोटेशन अलाउ हो जाए, तो ये बीम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। ड्यूरिंग द प्लास्टिक कोलैप्स द मैकेनिज्म मोशन विल बी शोन इन फिगर। जो मैकेनिज्म है फेलियर का, जो मैकेनिज्म है प्लास्टिक स्टेज के ऊपर, जो डी स्टेज हमने स्टडी की है, डी स्टेज पे जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से होगा। यहाँ पे बीम के अंदर इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन टोटली यील्ड कर गया, उस क्रॉस सेक्शन को हम एक हिंज कनेक्शन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, वो एक हिंज कनेक्शन की तरह बिहेव करेगा। Okay, structural analysis based on a consideration of collapse mechanism is called plastic analysis. अगर हम इस स्टेज पे एनालिसिस करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का जिसके अंदर जो प्लास्टिक हिंज जो प्रोड्यूस हो जाए, मीन्स टोटल क्रॉस सेक्शन जो वो यील्ड कर जाए बीम का, तो इस मैकेनिज्म को हम प्लास्टिक एनालिसिस कहते हैं। And the plastic moment capacity, which is the moment required to form the plastic hinge, can easily be computed from a consideration of the corresponding stress distribution. Okay, जो plastic moment capacity है, वो moment जो कि बीम को इस स्टेज डी तक लाने के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, उस मोमेंट को हम प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कहते हैं। और उस कैपेसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे जो यील्ड मोमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की है। इसी तरह से प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी मीन वो मोमेंट जो कि रिक्वायर्ड है इस बीम को प्लास्टिक कोलैप्स तक लाने के लिए, इस स्टेज तक लाने के लिए, उस मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूज़ करेंगे। कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस और प्लास्टिक कैपेसिटी आर शोन इन फिगर। इस फिगर के अंदर आपको जो प्लास्टिक स्टेज के ऊपर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो नज़र आ रही है। एक साइड पे टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, बॉटम पोर्शन जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस के अंदर है, और टॉप पोर्शन जो है वो कंप्रेसिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अब लीनियर यूनिफॉर्म हो चुकी है, तो इस टोटल स्ट्रेस के जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई
एरिया, जिस एरिया पे ये अप्लाई हो रही है। तो एरिया जो है जिस एरिया पे अप्लाई हो रही है ये एरिया है जो कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन है। इसी तरह जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है टॉप पोर्शन में, उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया, जिस एरिया पे ये अप्लाई हो रही है। तो ये टॉप पोर्शन वाला जो एरिया है न्यूट्रल एक्सिस से जो टॉप पोर्शन है इसका टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर स्ट्रेस के साथ, तो हमारे पास जो वो टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। तो अपर पोर्शन की जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है जो कि कंप्रेसिव फोर्स है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो जो है वो सी जो कि एरिया इन कंप्रेशन मीन जो टॉप पोर्शन है इसका एरिया मल्टीप्लाई बाई एफ वाई। तो इस तरह से आपके पास जो वो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। और इसी तरह से बॉटम पोर्शन पे जो टेंसाइल फोर्स है जो कि टेंसाइल स्ट्रेस का रिजल्टेंट है, वो हम कैलकुलेट करेंगे ए टी, एरिया इन टेंशन, जो बीम का वो क्रॉस सेक्शन जो कि टेंसाइल फोर्सेस के अंडर है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाई यील्ड स्ट्रेस। तो ये आपके पास जो वो टेंसाइल फोर्स आ जाएगी बॉटम पोर्शन में। तो इन दोनों का और टॉप पे जो कंप्रेसिव फोर्स है, बॉटम पे टेंसाइल फोर्स है। अगर आप इस क्रॉस सेक्शन के एक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं, इस पर ये फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, सी फोर्स अप्लाई हो रही है और टी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो एक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि सी फोर्स और टी फोर्स जो वो सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन सेम हो, ताकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो सके। तो एक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि सी और टी जो इक्वल हो, सी मस्ट बी इक्वल टू टी। सी का जो फार्मूला है और जो टी का फार्मूला उसको हम इक्वल करेंगे, यहाँ पे एफ वाई जो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो कंप्रेशन एरिया है वो टेंशन एरिया के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है एरिया दोनों एरियाज के सेम होने का मतलब ये है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, वो क्रॉस सेक्शन को टू पोर्शन में डिवाइड करेगा। इस तरह से डिवाइड करेगा कि टॉप पोर्शन का एरिया बॉटम पोर्शन के एरिया के इक्वल हो। ओके, जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हैं और जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम होंगे, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर क्रॉस सेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल है, तो जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर पे होगा। अगर अगर क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है तो जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर पे नहीं होगा। अगर क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल है, जिस तरह इस केस में हमने कंसिडर किया था, क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल है, तो इस केस में प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि दोनों एरियाज को हाफ में डिवाइड करने हैं, तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी बिल्कुल सेंटर पे होगा, और जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंट्रॉइड पे होगा। तो इसलिए प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो वो मैच कर रहे होंगे सिमेट्रिकल शेप के केस में। अगर शेप अनसिमेट्रिकल है तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। The shape that are symmetrical about the axis of bending, the elastic and plastic neutral axis are same, and the plastic moment capacity is the resisting couple found by the two equal and opposite forces. जो resisting couple है applied bending moment को जो resist कर रहा है क्रॉस सेक्शन, वो किस तरह से resist कर रहा है, जो ये दो forces हमने फाइंड की हैं जो कि stress distribution की वजह से हैं, इन दोनों forces की जो couple है, couple moment है, वो couple moment बेसिकली जो अप्लाइड मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है, उसको रेजिस्ट करती है। तो जो कैपेसिटी है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन फोर्सेस की जो कपल मोमेंट है वो हम कैलकुलेट कर लें, तो ये कैपेसिटी होगी इस बीम की जो कि रेजिस्टेंस है टू अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट। तो इस केस में हमारे पास हम कपल मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं सी और टी, इनके दरमियान डिस्टेंस ए है। तो कपल मोमेंट इन फोर्सेस की, अब सी और टी चूँकि सेम हैं,
तो इनकी जो कपल मोमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हम या सी को ए से मल्टीप्लाई कर दें या टी को ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो है वो इन दोनों फोर्सेस की कपल मोमेंट जो है वो आ जाएगी, जो कि एक्चुअल में कैपेसिटी होगी इस बीम की क्रॉस सेक्शन की। तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को हम एम सबस्क्रिप्ट पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जो रेजिस्टिंग कपल हम कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टिंग कपल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो फोर्स है टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स, तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स है एफ वाई मल्टीप्लाई बाई ए सी मल्टीप्लाई बाई ए, जो दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस है, जो कि कपल आर्म है, जो मोमेंट आर्म है, दैट इज ए। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कपल मोमेंट आ जाएगी। और अगर आप टेंसाइल फोर्स को यूज़ करते हैं तो भी ये इक्वल होगी कंप्रेसिव फोर्स की मोमेंट के, कपल मोमेंट के। तो इस तरह से आप जो वो कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। और अगर आप यील्ड मोमेंट कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल रिजल्टेंट फोर्स और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। प्लास्टिक मोमेंट के केस में जो टेंसाइल फोर्स है वो एफ वाई मल्टीप्लाई बाई, सॉरी जो कंप्रेसिव फोर्स है वो एफ वाई मल्टीप्लाई बाई ए सी है। जी सैयद हसन, कोई क्वेश्चन आपका? सैयद हसन, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर ये पीछे आपने मतलब सी और टी को इक्वल किया है, मतलब कंप्रेशन और टेंशन को, जी तो ये तो उस वक्त इक्वल होंगी सर जब बीम सिमेट्रिक होगी, वैसे तो नहीं इक्वल होंगी। जी जी सिमेट्रिक नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये सी और टी हमेशा सेम होंगी, चाहे बीम सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है। बेसिकली जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी स्ट्रेसेस की, उसमें ज़रूरी है, इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि जो जी सर। कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो टेंसाइल फोर्स के इक्वल हों। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम तो हर शेप के लिए रिक्वायर्ड है ना, सही। कि वो शेप सिमेट्रिकल है या नहीं। तो क्रॉस जी जी। सेक्शन उसी वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है, ये बाकी पैरामीटर्स डिफरेंट। ओके सर, ओके। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है, ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इक्वल ही होगी। ओके, प्लास्टिक मोमेंट सही होगा आप सर, इस तरह ओके। से कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, ए जो है वो मोमेंट आर्म है, या टेंसाइल फोर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दें, ये टेंसाइल फोर्स है इसको आप ए से मल्टीप्लाई कर दें, या इस कंप्रेसिव फोर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जो रेजिस्टेंट कपल मोमेंट है वो आ जाएगी, जो कि मोमेंट कैपेसिटी है प्लास्टिक स्टेज के ऊपर। इसको हम एम सबस्क्रिप्ट टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सी या ए टी को आप ए बाई टू से जो वो रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया इन कंप्रेशन या एरिया इन टेंशन जो है वो हमेशा सिमेट्रिकल शेप के केस में हाफ होगा। बल्कि सिमेट्रिकल शेप ना भी हो तो जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है वो हमने स्टडी किया, यहाँ पे हमने फाइंड किया है कि वो हमेशा क्रॉस सेक्शन को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेगा, ए सी हमेशा ए टी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ए सी या ए टी है वो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का हाफ होगा। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बाई टू से, ए हमारे पास आ जाएगा साथ वैसे। और इस पूरी टर्म को ए बाई टू मल्टीप्लाई बाई ए को हम जो वो जेड से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें जेड जब हमारे पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, ए बाई टू मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हम जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, इस पूरी टर्म को हम जो जेड से रिप्लेस कर देते हैं। इसमें ये जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, स्मॉल ए इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड्स ऑफ टू हाफ एरियाज, जो दो हाफ एरियाज हैं जिनको प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड कर रहा है, उन दोनों हाफ एरियाज के सेंट्रॉइड्स का डिस्टेंस है। बेसिकली ये जो फोर्सेस हमने रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड की हैं, कंप्रेशन और टेंशन, ये हमेशा जो क्रॉस सेक्शन है, जो हाफ पोर्शन है उसके सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रही होगी। तो अपर पोर्शन के सेंट्रॉइड पे कंप्रेसिव फोर्स ऐड कर रही होगी, बॉटम हाफ पोर्शन के सेंट्रॉइड पे ये टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो जो ये डिस्टेंस होगा वो इन दोनों जो हाफ पोर्शंस के सेंट्रॉइड्स हैं उन दोनों सेंट्रॉइड्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। Z इज इक्वल टू ए बाई टू, कैपिटल ए बाई टू मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ए। इस पूरी टर्म को हम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो आपके पास हॉट रोल शेप्स हैं, डिबली शेप्स हैं,
जो स्टैंडर्ड शेप्स हैं उनके लिए प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज टेबल में गिवन है, और अगर कोई बिल्टअप शेप है तो उसके लिए इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर बिल्टअप शेप शोन इन फिगर डिटरमाइन द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस एस एंड द यील्ड मोमेंट एम वाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना है और यील्ड मोमेंट एम वाई कैलकुलेट करनी है, और दूसरे क्वेश्चन मैंने प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जी फाइंड करना है और प्लास्टिक मोमेंट प्लस टी एम पी फाइंड करना है। बेंडिंग इज अबाउट द एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, जो कि मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है डब्ल्यू सेक्शन का, और स्टील का ग्रेड ए 572 ग्रेड 50 है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन के लिए सबसे पहले हम इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड करेंगे। ये एक बिल्टअप शेप है, ठीक है, इसकी डिफरेंट डायमेंशंस आपको गिवन है। ये एक प्लेट एज ए वेब यूज़ की गई है, ठीक है, और दो प्लेट्स को एज ए फ्लैंज अटैच किए गए वेब के दोनों एंड्स के ऊपर। तो रिजल्टेंट हमारे पास बिल्टअप शेप जो है वो आपको नज़र आ रही है, उसकी सारी डायमेंशंस गिवन है। इसके लिए इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम कैलकुलेट करते हैं। इलास्टिक सिमेट्रिक शेप है चूँकि, तो न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंटर पे होगा, सेंट्रॉइड के साथ कंसाइड कर रहा होगा, मिड डेप्थ के ऊपर होगा। एक्स एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है इस सेक्शन का, और जो सेंट्रॉइड है और जो न्यूट्रल इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वो सेम एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे, क्योंकि मटेरियल भी होमोजीनियस है और शेप भी सिमेट्रिकल है। The moment of inertia of the cross section can be found by using the parallel axis theorem, and the results of calculation are summarized in tabular form in the next slide. Okay, moment of inertia सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा इस शेप का, बिल्टअप शेप का, कंपोजिट शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किस तरह से करना है, ये आपने जिन्हें मैकेनिक्स के हम टेबुलर फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में जो वो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जो कंपोनेंट कंपोजिट शेप है, जो बिल्टअप शेप है, उस टोटल शेप को हम कंपोनेंट एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो कंपोनेंट एरियाज हैं वो दो फ्लैंजेस हैं और एक वेब है। इनको तीनों को सेपरेट हम जो वो इस टेबल के अंदर जो वो लिख लेते हैं, फ्लैंज, अपर फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज और वेब। उसके बाद हर कंपोजिट शेप जो कंपोनेंट शेप है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं। फ्लैंज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो बी एच की ओवर 12 से होगा। ये तीनों शेप्स क्योंकि रेक्टेंगुलर हैं, तो इन तीनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू देयर सेंट्रोइडल एक्सिस है वो बी एच की ओवर 12 से कैलकुलेट करेंगे। ये फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपर फ्लैंज का, बॉटम फ्लैंज का और वेब का। डायमेंशन आपको गिवन है, आप बी एच के ओवर 12 फार्मूले में वैल्यूज पुट करके जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल जो कंपोनेंट शेप्स हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए। उसके बाद इंडिविजुअल जो कंपोनेंट शेप्स हैं उनके एरियाज आपने लिखने हैं। फ्लैंज का एरिया, अपर फ्लैंज का एरिया, बॉटम फ्लैंज का एरिया और वेब का एरिया भी आप यहाँ पे लिख लें, क्योंकि लेकिन यहाँ पे इसके बुक में जो वो वैल्यू इसलिए नहीं लिखेगी क्योंकि डी ज़ीरो है, ए मल्टीप्लाई बाई डी स्क्र जो वो ज़ीरो हो जानी है टर्म, तो इसलिए उसने एरिया भी नहीं लिखा क्योंकि डी ज़ीरो है। डी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट शेप एंड इंटायर क्रॉस सेक्शनल शेप। तो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट शेप है उसका सेंट्रॉइड और जो पूरी क्रॉस सेक्शनल शेप है उसका जो कंपोजिट शेप का सेंट्रॉइड है उसके दरमियान डिस्टेंस हमारे पास डी है। अपर फ्लैंज के लिए जो हमारे पास डी है वो अपर फ्लैंज के सेंट्रॉइड से टोटल शेप के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होगा। टोटल शेप का सेंट्रॉइड जो है वो 1 फीट पे है, यहाँ से 1 फीट पे है, और जो फ्लैंज है 1 इंच की टोटल थिकनेस है, डेप्थ है, तो सेंट्रॉइड इसका 0.5 इंचेस पे होगा। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा डिस्टेंस, 1 फीट का हाफ जो है वो 6 इंचेस हो जाएगा। मीन्स यहाँ से इंडिविजुअल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 6 इंचेस है, और फिर 0.5 हम ऐड कर देंगे सेंट्रॉइड तक जाने के लिए। तो ये आपके पास 6.5 इंचेस डी है की वैल्यू है अपर फ्लैंज के लिए, और यही वैल्यू बॉटम फ्लैंज के लिए होगी। वेब के लिए 0 होगी क्योंकि वेब का जो सेंट्रॉइड है और जो एंटायर क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड है वो सेम एक ही पॉइंट पे हैं, तो डी की वैल्यू 0 है। उसके बाद हम ये टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, आई बार प्लस ए डी स्केयर
ए डी स्केयर जो है वो ए को डी स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ए जो है वो ए की वैल्यू तो होगी वेब के लिए, लेकिन डी की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म ए डी स्केयर 0 हो जाएगी। तो आई बार एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे ये टर्म ऐड हो जाएगी। उसके बाद इन सारों को हमने, इन सारी टर्म्स को ऐड कर लिया, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कंपोजिट शेप का। आप हर जो कंपोनेंट शेप है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया न्यूट्रल एक्सिस का वो, और फिर उसको आपने ऐड कर दिया। तो ये आपके पास इंच 4 में आप के यूनिट्स में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एंटायर क्रॉस सेक्शनल शेप का। सेक्शन इलास्टिक सेक्शन मॉडल्स का फार्मूला हमारे पास है आई ओवर सी। इसको आई को हम सी से डिवाइड कर देंगे। आई हमारे पास जो है वो 749.4 है, और सी जो है वो सेंट्रॉइड से अप एक्सट्रीम जो फाइबर है एक्सट्रीम लेयर तक का डिस्टेंस, जो हमारे केस में जो है वो हो जाएगा 1 इंच ऐड करेंगे, और ये 1 फीट का हाफ हम और 1 इंच, तो 6 प्लस जो है वो 6 इंचेस और प्लस 1 इंच, ये 7 इंचेस आपके पास जो है वो सी की वैल्यू हो जाएगी। आई को सी से डिवाइड करेंगे, आपके पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। उसके बाद यील्ड मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। यील्ड मोमेंट के लिए हम एफ वाई को इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास कीप्स इंच के अंदर जो वो मोमेंट आ जाएगी। ये यील्ड मोमेंट कैपेसिटी है इस क्रॉस सेक्शन की। मीन्स अगर हम इतनी मोमेंट अप्लाई करेंगे तो क्रॉस सेक्शन के जो एक्सट्रीम फाइबर्स हैं उनमें यील्डिंग्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ये इंच कीप इंच के यूनिट्स में और 12 से डिवाइड कर देंगे तो कीप फीट के यूनिट्स में आपके पास मोमेंट आ जाएगी। इस तरह से आप किसी भी क्रॉस सेक्शन की जो यील्ड मोमेंट कैपेसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एम वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पोर्शन था, उसमें हमने प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जी और प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी एम पी फाइंड करनी थी। Because the shape is symmetrical about x-axis, this axis divides the cross section into equal areas, and therefore the plastic neutral axis जो आपका सिमेट्रिकल शेप है चूँकि एक्स एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस जो है वो इस शेप को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है। और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का भी हमने स्टडी किया कि वो भी शेप को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस है वही हमारा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। The centroid of top half areas can be found by the principle of moments। अब हमने सबसे पहले दोनों हाफ पोर्शंस के सेंट्रॉइड्स फाइंड करने हैं। ये हमारे पास एक्स टोटल शेप का सेंट्रॉइड तो सेंटर पे होगा, लेकिन प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड करने के लिए जो अपर हाफ पोर्शन है और जो बॉटम हाफ पोर्शन है इनका सेपरेट हमने सेंट्रॉइड फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये अपर हाफ पोर्शन टी शेप जो बन रही है इसका सेंट्रॉइड हमने फाइंड करना है। तो इसका सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हम सिर्फ अपर हाफ पोर्शन को कंसिडर करेंगे और मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। एरिया फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरियाज कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक एक्सिस के अबाउट, और उसके बाद हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से, तो आपके पास जो वो सेंट्रॉइड की लोकेशन आ जाएगी। फर्स्ट टेकिंग फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट हम इस अपर पोर्शन का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल शेप्स का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हर शेप का, फॉर एग्जांपल ये हाफ वेब का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, और फिर फ्लैंज जो अपर फ्लैंज है इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, और दोनों को ऐड कर देंगे और फिर टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लोकेशन आ जाएगी न्यूट्रल एक्सिस की, सेंट्रॉइड की सॉरी। इसकी कैलकुलेशन भी यही टेबुलर फॉर्म में हम करते हैं, जिस तरह से आप मैकेनिक्स और मटेरियल्स में या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर सेंट्रॉइड फाइंड करते से इरेगुलर शेप का, उसी वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। कंपोनेंट एरिया हमारे पास अब एक फ्लैंज है और हाफ वेब है। उसका एरिया फ्लैंज का एरिया 8 इंच स्क्वायर, वेब का एरिया 3 इंच स्क्वायर। हाफ चूँकि वेब ले रहे हैं हम, हाफ पोर्शन ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाला जो आपको हाईलाइटेड पोर्शन जो नज़र आ रहा है। और हर कंपोनेंट शेप का डिस्टेंस y हम लेंगे। y जब हर कंपोनेंट शेप के सेंट्रॉइड से जो एक्सिस हमने कंसिडर किया है जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं उस एक्सिस तक का डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल फ्लैंज के लिए जो सेंट्रॉइड है, फ्लैंज का जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ सेंटर पे होगा,
और यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल 6.5 इंचज़ है, ये 6 इंचज़ है और ये आगे 0.5 इंचज़ है, टोटल 6.5 इंचज़। वेब के सेंट्रॉइड जो है वो हाफ मिड डेप्थ पे होगा, मीन अगर ये टोटल 6 इंचज़ है तो 6 इंचज़ का हाफ जो 3 इंचज़ पे होगा, तो डिस्टेंस जो वाई एक्स एक्सिस तक इसका 3 इंचज़ हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए वाई कैलकुलेट कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये टोटल मोमेंट ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा आपके पास टोटल हाफ पोर्शन का एक्स एक्सिस के अबाउट। अब इसको हाफ पोर्शन के एरिया से डिवाइड करके हम वाई बार कैलकुलेट कर लेंगे। वाई बार विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, जो कि एक्सिस हमने कंसिडर किया रेफरेंस एक्सिस, उस एक्सिस से जो कंपोजिट शेप का जो सेंट्रॉइड है वहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। वाई बार आपके पास आ गया इस तरह से, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया टोटल फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, या आपके पास जो वो डिस्टेंस आ गया वाई बार। सर ये वेब का एरिया कैसे आया 3? टोटल वेब की जो डेप्थ है वो 6 इंचज है, ठीक है, हम हाफ पोर्शन ले रहे हैं, हाफ पोर्शन की 1 इंच नहीं, 1 फुट नहीं हमें 12 इंचज हो जाएगी ना, टोटल 12 इंचज टोटल डेप्थ है, जी तो हाफ की डेप्थ जब 6 इंचज आ जाएगी, और जो जी थिकनेस है, ठीक है, वो 0.5 इंचज है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई सही 0.5